बिना बमबारी की एक रात क्या गुजरी, शांति का दावा किया जाने लगा है। क्या गजा में शांति का दौर लौटने वाला है? यह सवाल इस सवाल से जुड़ा है कि नेतन्याहू का क्या होने वाला है। इसराइल की सेना ने एक वीडियो साझा किया है और कहा है कि इसी के लिए हम 471 दिनों से लड़ रहे थे। इस वीडियो में हमास के कब्जे से छूटकर इसराइल की 3 महिलाओं को इसराइल की सीमा पर आते देखा जा सकता है, जिसके सहारे इसराइल की सेना कह रही है हम इसी के लिए लड़ रहे थे। क्या उसकी सेना भूल गई कि नेतन्याहू ने कहा था हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं होगी? तब तो नेतन्याहू शेखी बघारा करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी इसराइल के हमले को नहीं रोक सकती है। नेतन्याहू के उन बयानों का क्या हुआ? 1 साल से एक छोटे से इलाके में लोगों को घेर कर जहां से उनके भाग निकलने का रास्ता बंद है, वहां अंदर तक घुसकर भी इसराइल की सेना हमास और बंधकों का पता नहीं लगा सकी, जबकि परिवार के लोग यही कहते रहे हमास के साथ डील कीजिए, मगर इसराइल ने डील नहीं होने दी। क्या वाकई यही 1 साल की उसकी उपलब्धि है कि इसराइल इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करेगा? स्कूल की किताबों में अपनी मर्जी का इतिहास लिखकर या दुनिया के सवालों का जवाब देकर? क्या हमास के साथ समझौता हमास को मिटा देने की नीति के ठीक उलट नहीं है? अगर हमास मिट ही गया होता, इतना ही कमजोर हो गया होता, तो क्या हमास इसराइल के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता? इसराइल को अदला बदली की शर्त हमास के साथ क्यों स्वीकार करनी पड़ी? दोस्तों नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच जंग के 15 महीने बाद रविवार 19 जनवरी को सीज फायर लागू हो गया है। डायमंड्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने 471 दिनों के बाद जो है कि 3 इजरायली महिला जो बंधक वहां थी उनको रिहा कर दिया गया है। ये तीनों रेड क्रॉस संगठन की मदद से इजराइल पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी 90 फलस्तीनी कैदी को रिहा करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने इनकी लिस्ट एसोसिएटेड प्रेस को सौंप दी है। हर एक इजरायली बंधक के बदले में 30 फलस्तीनी कैदी को रिहा किया जाएगा। हमास की तरफ से जिन बंधकों को रिहा किया गया है उनके नाम रोमी गेलेन, एमिली दमारी और डोरेन स्ट्रेबेच है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल और हमास पर अमेरिका और इजराइल के दबाव की वजह से यह सीज फायर हो पाया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस तरह से रवीश कुमार अपने रिपोर्ट में वो सारी बातें बताते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। इसराइल और हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किए जाने की खबरों और तस्वीरों से मीडिया और सोशल मीडिया के पन्ने भर गए हैं। इन सब के बीच अल जजीरा की एक खबर पर मेरी नजर पड़ गई कि पिछले 57 वर्षों में इसराइल ने 10 लाख फिलिस्तीनियों को जेल में डाला है। 10 लाख, और इस वक्त भी 10,000 फिलिस्तीनी इसराइल की जेलों में बंद हैं। क्या ये बंधक नहीं है? हमास ने दावा किया है कि इसराइल की जेलों से 69 फिलिस्तीनी महिलाएं और 21 नाबालिग लड़के छोड़े गए हैं। इनमें से कुछ 12 साल के भी हैं। ये सभी वेस्ट बैंक और जेरूसलम के हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन इसराइल के बंधकों की तुलना में बहुत कम हो रही है। मीडिया का सारा फोकस उन 3 महिलाओं पर है जिन्हें हमास ने छोड़ा है। हमास ने जैसे ही रोमी गोनेन, डोरेन स्टाइनब्रेकर और एमिली दमारी को छोड़ा, उनकी तस्वीरों से दुनिया भर के अखबार भर गए। जिस अंदाज में तीनों बाहर आई हैं, उनकी सेहत के बारे में बात हो रही है कि 471 दिनों तक बंधक में रहने के बाद भी एकदम ठीक ठाक हैं। इन तीनों की तस्वीरों को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। इनके कपड़े, बंधे हुए बालों को लेकर बातें हो रही हैं। कितनी जल्दी इनकी मुस्कुराती या सामान्य तस्वीरों के नाम पर 471 दिनों की दहशत को इनके जीवन से माइनस कर दिया गया है। अभी इन तीनों के बयान नहीं आए हैं और ना ही इन्होंने बताया है कि हमास ने इन्हें किस ख्याल के साथ रखा था, इन तक खाना कैसे पहुंच रहा था, इलाज कैसे पहुंच रहा था। इन लोगों ने हमास की दुनिया को किस नज़र से देखा? जब गजा पर बम बरस रहे थे तब क्या इन्हें लगा कि जिंदा बचना मुश्किल है? क्या इन्हें नेतन्याहू पर भरोसा था कि उनके नेतृत्व में इसराइल के सैनिक उन जगहों तक पहुंच जाएंगे जहां पर इन्हें बंधक बनाकर रखा गया है? पहले चरण में कुल 33 बंधकों को रिहा किया जाना है। इन तस्वीरों से कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इस सवाल के जवाब भी नहीं मिलते कि इतनी बमबारी के बाद, भूखमरी के बाद हमास ने इन बंधकों को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। ऐसा कैसे हुआ? 1 साल तक गजा पर दिन रात बम गिरते रहे, पीने का पानी नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, इलाज के लिए दवा नहीं थी, बच्चे मर रहे थे।
तब भी हमास ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमास के सबसे बड़े नेता याह्या सिनवार को मार दिया गया। इसराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताता रहा, लेकिन इसके बाद भी हमास ने इन बंधकों का कोई नुकसान नहीं किया। कुछ बंधकों की मौत की खबरें आई हैं, मगर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है कि उन्हें हमास ने मारा या दूसरे कारणों से उनकी मौत हुई। इन्हीं बंधकों के कारण हमास इसराइल से बातचीत कर पाया है। अगर हमास को बंधकों की हत्या करनी होती तो फिर वो उन्हें लेकर ही क्यों आता? लाने के बाद उन्हें सुरक्षित और ठीक सेहत में क्यों रखता? क्या आप यह बात समझ पा रहे हैं कि नेतन्याहू की सेना जमीन से हमला कर रही थी, आसमान से बम गिरा रही थी, तब भी हमास इन बंधकों का पोषण कर रहा था, नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। जिस गजा के मिट जाने की नौबत आ गई, अस्पताल से लेकर कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा, वहां से हमास के कब्जे से ये बंधक सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। क्या दुनिया को जो बताया जा रहा है वही सच है या कुछ और है जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे? जमीन से भी इसराइल की सेना गाजा में घुसी हुई थी, तब भी वह बंधकों तक नहीं पहुंची। गजा के बड़े भूभाग को समतल कर दिया गया। जिस इसराइल की सेना के पास पेजर में धमाका करने की क्षमता है, वह गजा में घुसकर भी हमास तक क्यों नहीं पहुंच पाई? अपने बंधकों को नहीं छुड़ा सकी? क्या आप कह सकते हैं कि हजारों टन बम गिराने वाला नेतन्याहू विजेता है? क्या आपने ऐसी किसी सेना की कहानी सुनी है जो 1 साल तक एक तरफा बम गिराती रही, एक ऐसी जगह पर बमबारी करती रही जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वह सेना हार गई? उसे उस हमास से समझौता करना पड़ा जिसे मिटा देने तक नेतन्याहू ने युद्ध करने का ऐलान किया था। आज दुनिया के सामने यही तस्वीर है कि हमास के बंदूकधारी 3 महिलाओं को अपने कब्जे से रिहा कर रहे हैं। गजा में केवल गजा के मकानों के मलबे नहीं, इसराइल की सेना का दंभ भी उन्हीं मलबों के ढेर में पड़ा मिल जाएगा। यह बात इसराइल को अच्छी तरह मालूम है। उसकी झुंझलाहट नजर आती है जब वो कहता है कि कुछ ही दिनों के लिए युद्ध विराम के लिए हामी भरी गई है। समझौते के बाद नेतन्याहू जश्न नहीं मना रहे, बल्कि यही कह रहे हैं कि अगर हमें मजबूर किया गया तो अमेरिका के ही सपोर्ट से हम दोबारा युद्ध करेंगे। इस समय नेतन्याहू को बंधकों का ख्याल आ गया। जब तक बाइडेन की सरकार थी तब तक तो नहीं आया। यही कहते रहे कि बंधकों की रिहाई के नाम पर डील नहीं करेंगे, हमास को पहले मिटाएंगे। तो अब यह डील कैसे हो गई? नेतन्याहू मध्य पूर्व का चेहरा ही बदल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि गजा में उन्हें क्या मिला। हमास से उन्होंने तभी क्यों नहीं समझौता किया जब बात चल रही थी? नेतन्याहू पर यह आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने बंधकों के परिवारों को मिलने का समय नहीं दिया। दिसंबर की खबर है कि बंधकों के परिवारों ने धमकी दे दी कि अगर नेतन्याहू ने युद्ध विराम की डील नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। एक सवाल यह भी है कि नेतन्याहू का क्या होगा? क्या ट्रंप उन्हें बचा पाएंगे या अब उन्हें भी जाना होगा? बस इसी सवाल के जवाब से साफ हो जाएगा कि ट्रंप इसराइल और गजा को लेकर किस तरह का इरादा रखते हैं। यह शख्स जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नरसंहार और युद्ध अपराध का मुकदमा चल रहा है, जिसके खिलाफ नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, इसके कारण 122 देशों की जमीन पर नेतन्याहू के लिए उतरना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे गिरफ्तार किए जा सकते हैं। आईसीसी के वेबसाइट पर लिखा है कि नेतन्याहू पर आरोप है कि मौजूदा हमले के दौरान उन्होंने भूखमरी को युद्ध का हथियार बनाया और जानबूझकर गजा के आम नागरिकों पर हमला किया, उनकी हत्या की और उन पर जुल्म ढाए। अब यह बात भुला दी गई है, मगर 7 अक्टूबर के हमले से पहले नेतन्याहू इसराइल में जनता के भयंकर आक्रोश का सामना कर रहे थे। 2020 से इस व्यक्ति के खिलाफ इसराइल की अदालत में फ्रॉड, रिश्वतखोरी और भरोसा तोड़ने का मुकदमा चल रहा है। 2019 में दर्ज हुए इन मामलों को केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 और केस नंबर 4000 के नाम से जाना जाता है। 2020 से इन मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन नेतन्याहू पहली बार पिछले महीने दिसंबर 2024 में जाकर अदालत के सामने पेश होते हैं। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले वर्षों में उनकी टीम ने बार बार उनकी पेशी टालने की कोशिश की। हमास के हमले से पहले जनता के प्रदर्शन इतने विशाल हुआ करते थे कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी थी। उनकी सरकार न्याय प्रणाली में सुधार करने के नाम पर एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आई जिसे लेकर इसराइल में बवाल मच गया।
इसके अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों से उनकी वह शक्ति छीन सकती है जिसके तहत वे सरकार के अनुचित फैसलों को खारिज कर सकती थी। इस प्रस्ताव से लोगों में गुस्सा फैला। इस्राएल के लोग समझ गए कि इस सुधार से ही न्याय प्रणाली कमजोर हो जाएगी और नेतन्याहू अपने आप को कोर्ट के आदेशों से बचा लेंगे। तो नेतन्याहू पर एक मामला यह भी है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अधिकार खत्म कर दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को रद्द कर सकता था। गजा पर हमले के कारण ये सभी मामले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन बमबारी के शोर में इनकी चर्चा पीछे चली गई। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इजराइल और हमास के बीच का जो जंग है उस पर सीज फायर हो गया है और उसके बदले में जो है कि 3 इजरायली जो महिलाएं वहां पे बंधक थी हमास में, उन्हें रिहा कर दिया गया है और उनको वहां से पैकेज भी कुछ दिया गया है। दोस्तों, इसी को लेकर के आपने इस वीडियो में देखा और इसके बदले में 90 फलस्तीनी को रिहा करने के लिए इजराइल ने कहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे वीडियो को देखकर ही यहाँ तक आए होंगे। तो दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही तमाम खबरें अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।